नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। आज हम लोग पॉलिटी की दूसरी क्लास देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने इस क्लास के अंतर्गत जो पॉलिटी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो हमारा संविधान है, उस कैसे बना, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसमें हमने जो कंपनी का शासन था वो देखा। आज हम लोग इसकी दूसरी क्लास, उसके आगे की क्लास देखने वाले हैं। आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं या यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, यूपी पीएससी, इसमें से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं जिसमें जीएस सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो जीएस सब्जेक्ट में पॉलिटी जरूर पूछा जाता है। तो वे लोग जो है इस क्लास को देख सकते हैं और अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कोई सुझाव हो तो कमेंट में आप दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमारा ये चैप्टर क्या चल रहा है, पहला चल रहा है। और पहली क्लास में हम लोगों ने जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो हमारा संविधान बना, वो बनने की जो प्रक्रिया थी, अर्थात किन किन अधिनियमों के द्वारा जो फाइनल हमारा संविधान है वो बना है, उसको हम लोग देखेंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो कंपनी का शासन था, जो कि 1773 से लेके 1858 तक चला था, उसमें हमने कुछ एक्ट पढ़े थे, जिसमें हमने 1773 का एक्ट पढ़ा, फिर 1781 का जो संशोधन अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का, 1793, 1813 का चार्टर कानून, 1833 और 1853। यहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा है। जो लोग पहली क्लास इसकी नहीं देखे हैं वो लोग पहली क्लास भी देखें, क्योंकि ये जो है उसी के आगे की क्लास है। और जब तक पिछली क्लास नहीं देखेंगे, आगे की क्लास जो है समझने में थोड़ी सी समस्या होगी। आज हम लोग जो है ताज का शासन देखेंगे। ताज का शासन का मतलब है कि जब जो है भारत पर ब्रिटिश सरकार जो है डायरेक्ट अपना शासन चलाता है। तो ये जो समय था, इसका जो समय काल था, वो था 1858 से लेकर 1947 तक। इसके अंतर्गत जो है कुछ अधिनियम जो है, जैसे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था। जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सिपाही विद्रोह। इस सिपाही विद्रोह के पश्चात जो है जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और डायरेक्ट जो है वो भारत पर शासन करना प्रारंभ किया। तो उसके अंतर्गत 1858 में ब्रिटिश सरकार ने एक नया अधिनियम पारित किया, जिसे हम बोलते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसके बाद हम लोग 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और 1947, ये सारे अधिनियम हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जहां पे ताज का शासन था, और स्वतंत्रता तक 1947 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1858 का भारत सरकार का अधिनियम। सबसे पहले कौन सा अधिनियम हम लोग देखेंगे? 1858। 1857 में जैसे कि हमने बताया कि क्या हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, सिपाही विद्रोह हुआ, और उसके बाद 1858 में जो ब्रिटिश सरकार है वो लेके आती है 1858 का भारत सरकार का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। और ये अधिनियम चूंकि सिपाही विद्रोह के बाद पहला अधिनियम बनता है 1858 का, जिसपे कंपनी जो है डायरेक्ट शासन करती है, तो इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि सरकार जो है, जो ब्रिटिश सरकार है, उसने जो है जो कंपनी का शासन था, जब 1857 में विद्रोह होता है, तो कंपनी का जो शासन था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर देती है। और समाप्त करने के बाद जो ब्रिटिश राजशाही है, ब्रिटिश राजशाही है, वो खुद ही जो है डायरेक्ट जो है वो भारत में जो भी उसके क्षेत्र थे, सारे क्षेत्रों को अपने शक्तियों के अंतर्गत या अपने अंतर्गत ले लेती है। और जो भारत सरकार है, जो भारत की राज्य व्यवस्था, जो भी भारत का क्षेत्र है, राजस्व संबंधी शक्तियां हैं, वह खुद ही ब्रिटिश सरकार चलाती है। अर्थात अब जो है भारत पर किसका शासन हो गया? महारानी विक्टोरिया का शासन हो गया। तो इस अधिनियम में जो सरकार ने जो नियम बनाए, उसको हम एक एक करके देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत या इस अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या थी। तो सबसे पहली विशेषता कि जैसे कि हमने बताया कि जो शासन है वो सीधे किसके अधीन चला गया? महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। तो जो भारत का शासन था वो सीधे महारानी जो विक्टोरिया थी, भारत का शासन किसके अधीन चला गया? महारानी विक्टोरिया के अधीन। महारानी विक्टोरिया, उस समय ये इंग्लैंड की महारानी थी, तो इस पर जो है उसका प्रत्यक्ष शासन हो गया। जैसा कि हमने बताया कि इसके पहले क्या थे हमारे जो है
हमने बताया कि 1773 में क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, पिछली क्लास में हमने क्या बताया था कि 1773 में जो बंगाल के गवर्नर थे उनको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। और उसके बाद इसे जो है पूरे भारत का गवर्नर बना दिया जाता है, अर्थात पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया जाता है, कमेंट में आप लोग बताएंगे कब बनाया जाता है, 1833 के चार्टर अधिनियम में। तो 1773 में जो बंगाल का गवर्नर था उसे क्या बना दिया जाता है, जी गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और 1800 अधिनियम में इसे जो है पूरे भारत का जो है क्या बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल। जब 1858 का भारत सरकार अधिनियम बनता है तो गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है, या हम ये कहें कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, उसका नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, भारत का वायसराय। गवर्नर जनरल जो है, जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, भारत का वायसराय। और 1858 में जो भारत के पहले वायसराय बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। कौन बनते हैं, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, कमेंट में आप लोग बताएंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, कल की क्लास में हमने बताया था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और हमने क्या इसके पहले क्या बताया था, इसके पहले हमने बताया था कि बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था, 1773 में। वो कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। बहुत बार वनडे एग्जाम में जीएस के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, 1858 में लॉर्ड कैनिंग, 1858 में लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ तक ठीक है। मैंने बताया कि शासन जो है वो महारानी विक्टोरिया अर्थात जो ब्रिटिश गवर्नर थी, जो ब्रिटिश राज था, उसके अंतर्गत डायरेक्ट चला गया और गवर्नर जनरल का पद जो है वो अब भारत का वायसराय कर दिया गया। और भारत का जो पहला वायसराय बना वो कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक। इस अन्य विशेषताओं में अगर देखें, अन्य विशेषताओं में अगर हम देखें तो जैसा कि हमने बताया कि 1784 में, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट था, उसमें हमने बताया कि द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई। कौन सी शासन प्रणाली शुरू की गई, द्वैत शासन प्रणाली। द्वैत शासन प्रणाली में हमने क्या बताया था कि एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बनाया गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और दूसरा बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा बनाया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो पिछली क्लास में देखा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई। इस अधिनियम में क्या किया गया, इस अधिनियम में क्या किया गया कि ये जो शासन प्रणाली थी, ये जो शासन प्रणाली थी, इसको समाप्त कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। अर्थात जो 1858 का भारत सरकार का अधिनियम था उसमें जो ये द्वैत शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत शासन प्रणाली क्या कर दी गई, द्वैत शासन प्रणाली को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो द्वैत शासन प्रणाली से समझ रहे हैं ना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बीओडी, बीओसी और बीओडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करने के पश्चात एक नए पद का सृजन किया गया। वो कौन सा पद था, भारत के राज्य सचिव का, भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया। तो ये दोनों जो द्वैत शासन थे इसको समाप्त करके भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया। और सारी शक्ति जो थी
जो भारतीय प्रशासन पर जो संपूर्ण शक्ति थी वो किसकी हो गई? सचिव की हो गई। संपूर्ण शक्ति किसकी हो गई? सचिव की हो गई, जो भारत का राज्य सचिव था। भारत का राज्य सचिव जो है ये जो है ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। क्या होता था? भारत का राज्य सचिव जो है ये ब्रिटिश कैबिनेट का, वहां की जो संसद थी उसका सदस्य होता था ये। और साथ ही साथ जो है ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी था। क्या था? ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। जैसे कि अपने भारत में है कि जो भी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं वो संसद के प्रति उत्तरदायी हैं, उसी तरीके से जो राज्य सचिव था वह भी जो है ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था और वहां का एक सदस्य था। इसकी सहायता के लिए जो है 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। कितने सदस्य? 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो कि इसकी सहायता करते थे। और यह कैसी परिषद थी? ये एक सलाहकारी परिषद थी। यह कैसी थी? एक सलाहकारी परिषद थी। और अगर अन्य विशेषताओं में देखें, अन्य विशेषताएं देखें और विशेषताएं, तो इस कानून के तहत जो भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया उस पर जो है भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का भी अधिकार था, और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। जो हमारा भारत का राज्य सचिव था, जो हमने बताया कि राज्य सचिव था, इस पर जो है मुकदमा का भी अधिकार था। इसका अधिकार था? मुकदमे का भी अधिकार था। तो ये था हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद 1861, जब 1857 की महान क्रांति के बाद जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसने 1858 का भारत सरकार अधिनियम बनाया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा कि जो भारत का शासन है उसमें जो विद्रोह हो रहे हैं उस विद्रोह को दबाने के लिए भारतीयों का सहयोग बहुत ही जरूरी है। किसका सहयोग? भारतीयों का सहयोग। अगर वह भारतीयों का सहयोग लेकर भारत पर शासन करेंगे तो विद्रोह को आसानी से दबाया जा सकता है या विद्रोह को रोका जा सकता है। तो इसलिए सन 1861 में भारत परिषद अधिनियम लाया गया। भारत परिषद अधिनियम भारतीयों के सहयोग लेने के लिए था, जिससे जो है जो विद्रोह हो रहे थे उसे कम किया जा सके या बंद किया जा सके। तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम लाया गया, इसकी अगर विशेषताओं में देखें तो इसके द्वारा जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी, जो भारत में जो भी कानून बन रहे थे, कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी, विधि बनाने की जो प्रक्रिया थी, इसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? भारतीयों को भी, जो हमारे भारतीय प्रतिनिधित्व थे उसको भी शामिल करने की शुरुआत हुई। ये क्या हुई? शुरुआत हुई। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे 1861 के बाद 1892 का अधिनियम आता है, फिर 1909 का अधिनियम आता है, और हम देखते हैं कि 1919 के बाद 1935 तक लगभग भारतीयों का प्रतिनिधित्व जो है वो बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ से जो है भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व है वो कानून बनाने की प्रक्रिया में शुरुआत हुई। और 1861 में पहली बार जो है भारतीयों को शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी। इसमें जो है कानून बनाने की इस प्रक्रिया में जो सरकारी सदस्य थे वे तो जो है उसकी नियुक्ति तो वही होती थी जो इंग्लैंड से या ब्रिटिश राजा द्वारा, लेकिन जो गैर सरकारी सदस्य थे, जो गैर सरकारी सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्य का मतलब है जो भारतीय थे, उनकी नियुक्ति जो है वो वायसराय करता था। कौन करता था? वायसराय। नियुक्ति का मतलब कहें कि उनको नामांकित करता था। तो जो भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की जो शुरुआत हुई, उनको जो नामांकित करेगा वो भारत का वायसराय करेगा। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो है 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग थे, हमने बताया कि लॉर्ड कैनिंग क्या थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 लोगों को जो है वो विधान परिषद में मनोनीत किया। उन 3 लोगों में कौन कौन थे? उन 3 लोगों में, 3 भारतीयों में जो है वो थे बनारस के, एक मिनट, उन 3 भारतीयों में थे बनारस के राजा 1962 में। कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के राजा, जो पटियाला के महाराजा थे,
और सर दिनकर राव, सर दिनकर राव, इन 3 लोगों को जो है वो कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार शामिल किया गया। अगर ये देखें तो ये तीनों लोग जो हैं वास्तविक जो हैं वो वास्तव में ये इंडियन तो थे ही, लेकिन जो मानसिकता थी इनकी या इनकी जो सोच थी वो अंग्रेजों से काफी मिलती जुलती थी। ये अंग्रेज के गुलाम के जैसे कार्य करते थे। तो फिलहाल फिर भी भारतीयों की जो है शुरुआत पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में हमें देखने को मिलती है। अगर आगे की विशेषताओं में अगर देखें तो अगली विशेषताओं में जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी थी, जैसा कि हमने देखा था कि जो 1833 का अधिनियम था उन्हें जो है मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों की जो विधायी शक्तियां थी, जो विधायिका संबंधी शक्ति थी, उसको क्या कर दिया गया, उनको उससे वंचित कर दिया गया। लेकिन इस अधिनियम के तहत जो है उन्हें पुनः जो है विधायिका संबंधी अधिनियम शक्ति या विधायी शक्तियां दे दी गई। तो जो हमारी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी थी उन्हें पुनः विधायी शक्तियां पुनः दे दी गई, अर्थात वो फिर से जो अपनी प्रेसिडेंसी में जो है वो नियम कानून या विधियां बना सकते थे। तो इसे हम कहते हैं विकेंद्रीकरण की शुरुआत देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें पहली बार विकेंद्रीकरण की शुरुआत देखने को मिलती है। जैसा कि हमने देखा था कि 1773 से जो है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। 1773 फिर उसके बाद 1833 में जो है अपने चरम पर पहुंच जाती है, जिसमें मद्रास और बंबई को सारी विधियों से जो है वो छीन लिया गया, उनकी सारी शक्तियां छीन ली गई। तो इस अधिनियम में उन्हें फिर से जो है सारी शक्तियां दे दी गई, अर्थात वह प्रेसिडेंसी जो है वो फिर से अपनी विधि शक्ति बना सकता है। इसके बाद आगे अगर हम देखें अगली विशेषताओं में तो 1862 में, सन 1862 में 3 विधान परिषदों का गठन हुआ। विधान 1862 या कहें 1862, 1866 और 1897, 3 विधान परिषदों का गठन हुआ। कहां कहां हुआ विधान परिषदों का गठन? एक 1862 में हुआ बंगाल में, 1866 में हुआ उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, और 1897 में हुआ पंजाब में। इन 3 जगह जो है इस अधिनियम के अंतर्गत, जो हमारा 1861 का भारत शासन अधिनियम था या भारत परिषद अधिनियम था, इसके अंतर्गत इन 3 जगहों पे किसका गठन हो गया? विधान परिषदों का गठन किया गया। विधान परिषदों का गठन किया गया। विधान परिषदों का गठन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ थे। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो कैनिंग ने जो है 1859 में एक पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की थी। कौन सी प्रणाली? पोर्टफोलियो प्रणाली। तो इसको इस अधिनियम के तहत मान्यता दी गई। इस पोर्टफोलियो प्रणाली में क्या थी कि जो वायसराय की परिषद का एक सदस्य या जो अधिक सरकारी विभागों को प्रभारी बनाया जा सकता है, जो भी परिषद के जो भी सदस्य होंगे, वायसराय की परिषद का जो भी सदस्य होगा वो सरकारी विभागों का जो है प्रभारी बनाया जा सकेगा। एक सरकारी विभाग का प्रभारी बनाया जा सकता है या बहुत सारे सरकारी विभागों के प्रभारी उन्हें बनाया जा सकता है। तो ये कौन सी प्रणाली थी? ये थी हमारी पोर्टफोलियो प्रणाली। इसको किसने शुरू किया था? लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था 1859 में, लेकिन मान्यता मिली उसे 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का अगर भारत परिषद अधिनियम देखें तो इसमें 2-3 विशेषताएं में देखने को मिलती हैं। जैसे कि सबसे पहला, जो हमने बताया कि जो भारतीयों को शामिल करने की प्रक्रिया थी उसमें जो गैर सरकारी सदस्य थे जिन्हें हम भारतीय बोलते हैं, वहां की शुरुआत जो है 1861 में की गई। लेकिन 1892 में क्या हुआ कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थे, जो केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषद थे, उसमें ये जो गैर सरकारी सदस्य थे, उसमें जो ये कौन थे? गैर सरकारी सदस्य थे, इनकी संख्या बढ़ा दी गई, इनकी संख्या में कुछ बढ़ोतरी की गई। लेकिन जो बहुमत था वो अभी भी जो है, बहुमत किसका था?
सरकारी सदस्यों का। सरकारी सदस्यों का मतलब है ब्रिटिश सरकार के जो भी सदस्य थे या ब्रिटिश सरकार के जो कर्मचारी थे उनका भी बहुमत था। तो बहुमत जो है वो सरकारी सदस्यों का बना हुआ था अभी भी, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों जगह विधानसभाओं में। आगे हमें ये भी देखने को मिलता है कि प्रांतीय विधानसभाओं में जो है गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत जो है वो बढ़ा दिया गया। तो 1892 में लेकिन क्या था कि जो केंद्रीय विधान परिषद थे और जो प्रांतीय विधान परिषद थे दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में तो वृद्धि तो की गई, लेकिन बहुमत जो है वो अभी भी सरकारी सदस्यों का ही था। दूसरी विशेषता क्या देखने को मिलती है कि इसमें जो है विधान परिषदों में जो उसके कार्य थे, विधान परिषदों के जो कार्य थे, विधान परिषदों के जो कार्य थे उसमें वृद्धि की गई। जैसे वृद्धि करके जैसे बजट पर बहस करना और कार्यपालिका के जो भी प्रश्न थे उनके प्रश्नों के उत्तर देना। कार्यपालिका के जो भी प्रश्न थे, कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देना, इन कार्यों की वृद्धि की गई। इसका मतलब है कि जो परिषद थी वो पहले से अधिक सहभागी हो गई। परिषदों में जो है बजट पे चर्चा होने लगी और उस पर बहस होने लगी। कार्यपालिका के जो भी प्रश्न या प्रश्नोत्तर होते थे उसके जवाब देने जाने लगे। तो ये थे 1892 के भारत परिषद अधिनियम। इसमें एक बात याद रखेंगे कि इसी अधिनियम में जो है पहली बार जो है गैर सरकारी सदस्यों के लिए, पहली बार जो है गैर सरकारी सदस्यों के लिए परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष न बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से किसका प्रावधान किया गया? चुनाव। हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया, लेकिन जो प्रक्रिया थी इनको चुनने की उससे ये पता चलता है कि गैर सरकारी सदस्यों का क्या होता है, परोक्ष रूप से चुनाव कह सकते हैं। तो वैसे तो होता था इनका नामांकन, लेकिन चूंकि ये सिफारिश पर भी की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया थी इसलिए इसको हम कहते हैं गैर सरकारी सदस्यों का परोक्ष रूप से चुनाव। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि किसमें होता है, 1892 में पहली बार जो है चुनाव जैसी प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग जो है इस अधिनियम में कहीं भी नहीं किया गया था। ये याद रखेंगे कि चुनाव शब्द का प्रयोग 1892 के शासन अधिनियम में नहीं किया गया था। इसके बाद एक हमारा अधिनियम जो आता है जो बहुत ही जरूरी अधिनियम है वो है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का कौन सा अधिनियम? भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस 1909 के भारत परिषद अधिनियम में बहुत ही जरूरी काम किए गए। बहुत ही अधिक जो हमारा भारतीयों का प्रतिनिधित्व था, जो गैर सरकारी सदस्य, उनकी जो भागीदारी थी वो बढ़ाने के लिए इसमें कई सारे सुधार किए गए। इसे हम कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसे हम किसके नाम से भी जानते हैं? इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। उस समय जो मार्ले थे, लॉर्ड मार्ले, ये जो थे ये भारत के राज्य सचिव थे। ये कौन थे? भारत के राज्य सचिव। और जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो इन्हें बोलते हैं। जो लॉर्ड मिंटो थे ये कौन थे? ये भारत के वायसराय थे। ये भारत के कौन थे? भारत के वायसराय थे। तो इन्हीं दोनों के नाम पर इस जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था इसे क्या नाम दिया गया? मार्ले मिंटो सुधार। तो जिससे जो है जो परिषद था उसमें कुछ सुधार किए गए। इन सुधारों को हम एक एक करके देखेंगे कि आखिर इसमें क्या सुधार किए गए, इस अधिनियम में क्या विशेषताएं थी। तो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने बताया कि लॉर्ड मार्ले जो थे वो थे क्या, कौन थे? भारत के राज्य सचिव थे। और लॉर्ड मिंटो कौन थे? वो भारत के वायसराय थे। अब इस सुधार में जो है जो भारत की जो विधान परिषद थे उसमें क्या क्या सुधार किए गए, तो आइए देखते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो भारत परिषद अधिनियम 1919 की जो विशेषताएं थी वो कौन कौन सी थी। तो चलिए देखते हैं। पहली विशेषता कि जैसा कि हमने बताया कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थे, केंद्रीय और जो हमारे प्रांतीय विधान परिषद थे उसमें 1892 में वृद्धि की गई। जो उसके सदस्यों की संख्या थी उसमें वृद्धि की गई। और 1909 में भी 1892 में वृद्धि की गई और 1909 में जो है
भी वृद्धि की गई और 1909 में जो है इसमें काफी वृद्धि की गई। या जैसे कि जो केंद्रीय विधान परिषद था, इसमें जो है सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई। 16 से बढ़ा कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई। जबकि प्रांतीय में जो है वो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग संख्या थी जो है। लेकिन जो बहुमत था, जैसे कि हमने बताया, इसके पहले जो है सरकारी सदस्यों का बहुमत जो है वो ज्यादा था। तो केंद्रीय विधान परिषद में अभी भी जो है वो सरकारी सदस्यों का बहुमत जो है वो अधिक था, अर्थात सरकारी सदस्यों का जो है वो बहुमत था। लेकिन जो हमारे प्रांतीय विधान परिषद थे उसमें जो है जो गैर सरकारी सदस्य थे, जो हमारे गैर सरकारी सदस्य थे, इनकी बहुमत की जो है अनुमति थी। इनके बहुमत की, अर्थात गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जो है वो सरकारी सदस्यों की संख्या से ज्यादा हो सकती है, अर्थात बहुमत की अनुमति प्रांतीय विधान परिषद में थी। कहां पे थी, प्रांतीय विधान परिषद में। किस अधिनियम में, 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। जबकि सेंट्रल में जो है, अभी केंद्र में जो है अभी भी सरकारी बहुमत ही था। यहाँ पे इस अधिनियम के द्वारा जो है जो कार्य थे विधान परिषद में, उसके कार्यों में भी वृद्धि की गई। विधान परिषद के जो कार्य थे उसके कार्यों में भी वृद्धि की गई। जैसे हमने बजट बताया, तो बजट पर बहस करने की जो कार्य था वो 1892 में, और लेकिन इसमें जो है बजट पर संकल्प लाने का भी जो है अधिकार दिया गया। बजट पर संकल्प लाने का अधिकार, किसी भी अनुपूरक प्रश्न पूछना, अनुपूरक प्रश्न पूछना। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो विधान परिषद के कार्य थे उनका दायरा जो है और भी अधिक बढ़ा दिया गया। आगे अगर देखें तो इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है पहली बार, याद रखेंगे जब भी पहली बार कोई घटना होती है तो वो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हो जाती है। तो यहां पे क्या हो रहा है, 1909 में पहली बार हो रहा है। पहली बार क्या हो रहा है कि किसी भारतीय को, पहली बार किसी भारतीय को जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, जो वायसराय की कौन सी परिषद, कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद या हम कह लें कार्यपालिका परिषद। वायसराय की कौन सी परिषद, या वायसराय की कार्यपालिका परिषद थी, उसमें पहली बार किसी भारतीय को सदस्य बनाया गया। तो ये सदस्य बनने वाले कौन से व्यक्ति थे, ये सदस्य बनने वाले व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे, जो प्रथम भारतीय थे कौन थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। और इन्हें कौन सा सदस्य बनाया गया, इन्हें विधि सदस्य बनाया गया। कौन सा सदस्य बनाया गया, विधि सदस्य। जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद थी उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा अर्थात किसी भारतीय को पहली बार जो है वो सदस्य बनाया गया, और वो भी कौन सा सदस्य बनाया गया, विधि सदस्य बनाया गया। तो ये नाम याद रखेंगे, कौन थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। और 1909 के अधिनियम में ही, 1909 के अधिनियम में जो मुस्लिम के लिए अलग जो प्रतिनिधित्व होता है, या हम कहें कि जो पृथक निर्वाचन होता है, उसकी शुरुआत की गई इसी अधिनियम में, जो मार्ले मिंटो सुधार था। इस सुधार में अगर हम कहें कि मुस्लिम के लिए जो है पृथक निर्वाचन की जो है वो प्रावधान किया गया, अर्थात जो मुस्लिम सदस्य होंगे, जो मुस्लिम सदस्य होंगे उन्हें केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकता है। जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे उन्हें कौन चुन सकता है, केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकते हैं, मुस्लिम मतदाता द्वारा ही उनका चुनाव किया जा सकता है। तो इस अधिनियम में हमें जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की झलक देखने को मिलती है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अर्थात पहली बार जो है हमें सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने का प्रयास किया गया। इसीलिए इस समय के जो गवर्नर थे हमारे लॉर्ड मिंटो, कौन थे इस समय के गवर्नर, लॉर्ड मिंटो, उन्हें हम कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। क्या कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। कौन कहलाते हैं, लॉर्ड मिंटो, क्योंकि इन्हीं के समय में पहली बार जो है वो पृथक निर्वाचन की बात की गई या पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई। इसलिए हम लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा कौन सा अधिनियम था? ये था हमारा 1909 का भारत संसद अधिनियम, या इसी को हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। और ये बहुत ही जरूरी है कि 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले कौन थे? राज सचिव, और मिंटो वायसराय थे। इसमें क्या किया गया कि जो 1892 में जो अधिनियम बनाया गया था उसी का थोड़ा सा विस्तार किया गया, जिसके अंतर्गत जो संख्या थी गैर सरकारी सदस्यों की, उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। केंद्र में लगभग 16 से 60 कर दिया गया, लेकिन केंद्र में जो सरकारी बहुमत था वो अभी भी बना ही, जबकि जो प्रांतीय विधान परिषद थे उसमें सरकारी जो गैर सरकारी सदस्य थे उन्हें अपनी बहुमत जो है वो बनाने की अनुमति थी। कार्यों में जो परिषद के कार्य थे, जो कार्यपालिका के कार्य थे, उनके कार्यों में वृद्धि कर दी गई। बजट संकल्पना निकालना, अनुपूरक प्रश्न पूछना, ये सारी चीजें। पहली बार जो है हमने बताया कि पहली बार जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद, उसमें पहली बार किसी भारतीय को जगह दी गई, अर्थात पहली बार किसी भारतीय को विधि सदस्य बनाया गया, अर्थात पहली बार कोई सदस्य बना। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है ये भारतीयों के लिए। और पहली बार इसी अधिनियम में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को हम क्या कहते हैं? लॉर्ड मिंटो को हम कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहते हैं। तो ये था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद 1919, 1935 और 1947, ये 3 अधिनियम हमारे और बचते हैं। और चूंकि समय ज्यादा हो रहा है तो इसलिए जो हमारे अन्य 3 अधिनियम है वो कौन कौन से हैं? 1919, 1935 और 1947 का जो भारत सरकार अधिनियम है, ये जो है अगली क्लास में देखेंगे। तो इस चैप्टर की जो तीसरी क्लास है उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे, और इसके बाद जो है हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें हम संविधान का निर्माण देखेंगे। तो ये था हमारा पॉलिटी। और जाते जाते फिर से हम आपको बता दें कि ये जो क्लास है ज्ञानवाड़ी चैनल पे आपको जीएस की क्लासेस देखने को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री की क्लास अभी नहीं हो रही है, वो भी जल्दी होगी। जियोग्राफी की क्लास जो है वो चल रही है, जिसमें हम अभी फंडामेंटल जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। और पॉलिटी की क्लास भी शुरू हो गई है। और इसी के साथ हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास भी लेके आएंगे। और इसके बाद हमारा जो इन्वायरमेंट है और साइंस की क्लासेस जो हैं, जो भी कंपटीशन में पूछा जाता है वो साइंस की क्लासेस इस पे आएंगी। तो हमारे जो भी साथी जो हैं, जो भी छात्र, जो भी साथी जो है जीएस की तैयारी करना चाहते हैं किन किन एग्जाम के लिए, जैसे हमारे जो यूपी पीसीएस हो गया, और या यूपी पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो गया, आरओ यूपी पीसीएस, और यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो गया। यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, तो वे एग्जाम हो गए। एसएससी में जीएस जो पूछा जाता है, और रेलवे में भी जो जीएस पूछा जाता है, या और भी जितने वनडे एग्जाम होते हैं, और भी जितने वनडे, जैसे हमारा जो है जो टेट और सीटेट होता है उसमें जो जीएस पूछा जाता है एसएसटी के अंतर्गत। जो हमारी शिक्षक भर्तियां, जो जैसे बीपीएससी का भी फॉर्म आया हुआ है, बीपीएससी में जो शिक्षक भर्ती है उसमें जो जीएस पूछा जाता है, तो जो भी साथी जीएस की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई भी समस्या आती है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है और मेल दिया गया है, यहाँ पर भी हम बता दे रहे हैं। ठीक, वहाँ पे चैनल पे जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारे जो मेल है उस पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।